हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। हम लोग पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान और कक्षा 10वीं के इतिहास के भाग 2 अर्थात अध्याय 2 को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग भारत में राष्ट्रवाद अध्याय को देख रहे थे। आज उसका अंतिम चैप्टर, अंतिम टॉपिक सामूहिक अपनेपन का भाव, जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, यह लेकर मैं आया हूँ। अच्छा, आप लोगों ने कभी यात्राएं की हैं? डेफिनेटली आप सभी लोगों ने यात्राएं की होंगी। आप जब अपने घर से, अपने गांव से बाहर किसी दूसरी जगह पर जाते हैं, लगभग सारे चेहरे आपको अनजान नज़र आते हैं और उन अनजान चेहरों के बीच में आपके गांव का कोई एक व्यक्ति मिल जाए तो आपका चेहरा खिल उठता है। आखिर क्यों? इसलिए क्योंकि वह आपका पूर्व परिचित होता है। अच्छा, ये तो होगी गांव की बात। अब मान लो अब आप किसी विदेश यात्रा पर जाते हैं और वहाँ पर आप देखते हैं, सपोज करो आप फ्रांस के पेरिस गए हुए हैं और पेरिस में आपको बहुत सारे यूरोपियंस चेहरे दिख रहे हैं और उन चेहरों में कोई एक चेहरा भारतीय नज़र आ जाए जो आपसे हिंदी में बात करने वाला हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, फील गुड होगा ना। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि वह आपके देश की भाषा बोल रहा है। मतलब यह है कि हम जिस जगह पर रहते हैं उस देश की अपनी भाषा है और उस भाषा को बोलने वाले लोगों के बीच में एक जुड़ाव है और उस जुड़ाव की कड़ी क्या है? भाषा है। ठीक इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जिनकी कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब सामूहिक पहचान होती है। देश की भाषा हो गई सामूहिक पहचान। इसके अलावा हमने अर्नेस्ट रेनन के राष्ट्रवाद की परिभाषा को देखते समय ये देखा था कि राष्ट्र कैसे बनता है। राष्ट्र की एक विरासत होती है, हमारे पूर्वज साझा होते हैं, हमारे लोकगीत साझा होते हैं। जब हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ रहे थे तो हमने रूमानीवाद पढ़ा था और उसमें देखा था कि किस तरह से पोलैंड के लोगों ने पोलिश भाषा को राष्ट्रवाद का जरिया बना लिया था। हमने जर्मनी में देखा था कि किस तरह से जर्मेनिया की जो छवि बनाई गई थी, उस छवि ने सारे जर्मन वासियों को इकट्ठा किया था। हमने फ्रांस में देखा था कि मारियान की जो प्रतिमा थी, उस मारियान की प्रतिमा में लोग फ्रांस को देखा करते थे। और हमने ग्रिम बंधुओं के बारे में भी जाना था कि वो किस तरह से लोक कथाओं को इकट्ठा करके लोगों को ये बताते थे, तुम लोगों के पूर्वज एक ही थे जो इसी धरती पर रहते थे जिसको अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया है। जब ये बातें लोगों को पता चलने लगी कि अरे ये धरती हमारी है और ये गोरी चमड़ी वाले अंग्रेज हम पर शासन कर रहे हैं, तब लोगों के अंदर अपनेपन का भाव आया। फिर लोगों को ये लगने लगा हमारे दाएं रहने वाले चाचा जी हों या बाएं रहने वाले फूफा जी हों, ये केवल रिश्ते में हमारे नहीं हैं, ये वाकई में हमारी इसी धरती की संतान है जिस धरती की संतान हम हैं। जब ये अपनेपन का भाव आया और ये अपनेपन का भाव लेकर आया इतिहास ने, लोकगीतों ने, लोक कथाओं ने, भाषाओं ने, चित्रों ने, तब राष्ट्रवाद की भावना पनपी थी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग एकता के सूत्र में कोई चीज़ ऐसी होती है जो बांधती हो। वे लोग ये महसूस करने लगते हैं कि कोई एक ऐसी कड़ी है जिसने हमको आपस में एकता के सूत्र में बांधा हुआ है। वह कड़ी भाषा हो सकती है, वह कड़ी लोकगीत हो सकती है, वह चीज़ लोक गाथाएँ हो सकती हैं, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो आज के इस अध्याय में हम यही पढ़ेंगे, यही समझेंगे कि किस तरह से भारतीयों में सामूहिक अपनेपन का भाव आया। चलिए देखते हैं। सामूहिक अपनेपन की जो यह भावना है, यह आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। इस तरह से लोगों ने जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ इकट्ठे होकर, चाहे वह सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या असहयोग आंदोलन हो, रॉलेट एक्ट का विरोध हो, साइमन कमीशन का विरोध हो, जब संयुक्त होकर उन्होंने विरोध करना शुरू किया तो इसके चलते बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी आगे बढ़ीं और इन सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के स्वरूप, इन सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को हमने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जब पढ़ रहे थे तो हमने उसको रूमानीवाद कहा था। इसी रूमानीवाद के जरिए राष्ट्रवाद जो है वह लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया। मतलब राष्ट्रवाद जो है उसमें एक राष्ट्र का स्वरूप नजर आने लगा और उस राष्ट्र के स्वरूप के लिए अपने आप को बलिदान देने के लिए लोग तैयार होने लगे। इस राष्ट्रवाद को इतिहास, साहित्य, लोक कथाएं, गीत इत्यादि जो चीज़ें थी इन्होंने प्रभावित किया। आज हम सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रवाद को चित्र और प्रतीकों ने किस तरह से प्रभावित किया।
जैसा कि आप सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि किसी भी व्यक्ति को यदि अपने आप को एकाग्र करना है तो उसके लिए एक छवि का होना, एक तस्वीर का होना बहुत आवश्यक है। जैसे सपोज करो आज से 200 साल पहले या 100 साल पहले चित्रों का कोई चलन नहीं था। जब चित्रों का चलन नहीं था, तस्वीरें हम नहीं देखते थे, तो हम हमारे परदादा या उनके परदादा के पिताजी इनके बारे में केवल हम नाम जान सकते हैं कि हाँ ये हुआ करते थे, लेकिन उनके नाम के साथ उतना जुड़ाव तब महसूस होता है जब हम उनके चित्रों को देखते हैं, उनकी तस्वीरों को देखते हैं। ठीक इसी तरह राष्ट्र के बारे में बात होती है कि जब हम किसी राष्ट्र की पहचान को अपनी छवि में अंकित करना चाहते हैं, अपने मनो मस्तिष्क में अंकित करना चाहते हैं, तो इस राष्ट्र के लिए एक छवि गढ़ना जरूरी हो जाती है। जैसे फ्रांस के लिए मारियान की छवि गढ़ी गई, जर्मनी के लिए जर्मेनिया की छवि गढ़ी गई। इसी तरह से 20वीं सदी में जब राष्ट्रवाद का विकास होने लगा तो राष्ट्रवाद के विकास के साथ साथ भारत की पहचान के लिए भी एक छवि गढ़ने की शुरुआत हुई, और वह छवि हुई भारत माता की। भारत माता की छवि को गढ़ा गया और संपूर्ण भारत भूमि को भारत माता की छवि में देखा जाने लगा, और अब लोगों को ये लगने लगा कि यस, ये हमारी माता हैं, इनको अंग्रेजों ने गुलाम करके रखा है, अब हमें इनकी रक्षा के लिए अपने आप को बलि वेदी पे चढ़ा देना है, न्यौछावर कर देना है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? छवि की शुरुआत इस तरह से होती है। पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन्होंने 1870 के दशक में एक स्तुति प्रस्तुत की मातृभूमि की, वंदे मातरम, जिसका आप गान करते हैं 1 मिनट 6 सेकंड में, जिसको भारत में राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, ये जो वंदे मातरम गीत उन्होंने लिखा, इस वंदे मातरम गीत के माध्यम से उन्होंने भारत माता की मातृभूमि की स्तुति की। बाद में उन्होंने इस गीत को अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वंदे मातरम किसने लिखा, आनंद मठ किसने लिखा, वंदे मातरम किस उपन्यास में दिया गया है, ये तमाम चीज़ें आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने या चटर्जी ने क्या किया, आनंद मठ में वंदे मातरम गीत को समाहित कर लिया, और यह गीत बाद में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान खूब गाया गया। स्वदेशी आंदोलन की जब बात आगे बढ़ी, उससे प्रेरणा मिली, तो हमारे एक प्रसिद्ध छायाकार, प्रसिद्ध एक चित्रकार हुए अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की एक छवि गढ़ी। उन्होंने 4 हाथों वाली एक सन्यासिनी को बनाया और ये बताया कि ये भारत माता है। अवनींद्रनाथ टैगोर की जो भारत माता थी वह शांत, गंभीर, दैवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती थी। इस तरह से आगे चलकर जब इस छवि को बड़े पैमानों पर उतारा गया, बहुत सारे लोग इस तरह की तस्वीरें बनाने लगे, अलग अलग कलाकार, तो भारत माता की जो छवि थी वह अलग अलग स्वरूप में सामने आने लगी, और इस प्रकार मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। जैसे यहाँ चित्र में दिख रहा है कि भारत माता हाथी और शेर के बीच में बैठी हुई हैं, मतलब भारत माता सत्ता और शक्ति के बीच में संतुलन स्थापित किए हुए बैठी हैं, जिसमें हाथी जो है वह शक्ति का प्रतीक है जबकि शेर सत्ता का प्रतीक है। इस तरह से हमने इसको देख लिया कि किस तरह से तस्वीरों के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना लोगों के मन में उतारी गई कि ये भारत माता है, हमको इनको गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करना है। इसके बाद राष्ट्रवाद की बात करते हैं कि राष्ट्रवाद को चित्रों और प्रतीकों के अलावा और किस चीज़ ने प्रभावित किया, तो हम देखते हैं कि लोक कथाएं हमारे सामने आती हैं। ये जो लोक कथाएं हैं ये हमारे समाज का आईना होती हैं। हमारे समाज में क्या हुआ है यह बताने की कोशिश लोक कथाओं से की जाती है। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों और चारणों द्वारा गाई और सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को इकट्ठा करना शुरू किया। अब यहाँ पर हमारे पास 2 शब्द आए हैं, एक आया है भाट और एक आया है चारण। तो चारण और भाट होते कौन थे, पहले तो ये मालूम होना चाहिए हमको। तो आपको बता दूं कि जो चारण होते हैं वे राजाओं के दरबारी हुआ करते थे और उनको विशेष दर्जा प्राप्त होता था। जैसे पृथ्वीराज चौहान का चारण था चंदबरदाई, उसने पृथ्वीराज रासो लिखा था, मतलब राजाओं का स्तुति गान दरबार में रहकर करने वाले कहलाते थे चारण। और ये लोग राजाओं के साथ युद्धों में भी शामिल हुआ करते थे और कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया करते थे। तो ये हो गए चारण।
चारणों को राज दरबारों से विशेष रूप से उनको प्रोत्साहन दिया जाता था, उनको राशियां दी जाती थी, उनको वेतन भत्ते दिए जाते थे। दूसरी तरफ होते हैं भाट। भाट लोग कुछ पैसों की आशा के साथ राजाओं का स्तुति गान करते थे, कुलीनों का स्तुति गान करते थे। तो ये भाट जो होते हैं ये सामान्य तौर पर राज दरबारों से कुछ मिल जाए इसके लिए चापलूसी टाइप की किया करते थे, तो वो कहलाते हैं भाट। तो इस तरह से चारण और भाटों के द्वारा जो भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जो गाया जाता था, जो सुनाया जाता था, उनको इकट्ठा करने की परंपरा शुरू हो गई। अब जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो शिक्षित लोग थे, उन्होंने इन लोकगीतों को और इन जनश्रुतियों को इकट्ठा करने की ठान ली और वे गांव-गांव घूमने लगे। उनका ये मानना था कि जो हमारी संस्कृति है वह इसी परंपरा में जन्मी है। यही कहानियाँ हमारी उस परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती हैं। जो लोक कथाएँ जो गाई जाती हैं उसमें हमारी प्राचीन विरासत का हिस्सा होता है और इस विरासत को अंग्रेज़ों ने भ्रष्ट कर दिया है, अंग्रेज़ों ने हमसे दूर कर दिया है। लोगों को ये बताया जाता था कि ये हमारे देश की लोक कथा है, ये आल्हा की कथा है, ये ऊदल की कथा है, ये चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज चौहान की कथा है। जब लोगों के अंदर ये भाव पैदा होता था कि हमारे देश में इतना गौरवशाली वातावरण था, इतने महान लोग थे, तब उनके अंदर उस राष्ट्र के प्रति चेतना जागृत होती है। और यह करने का प्रयास किसने किया? ये प्रयास किया खुद रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोगों ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल आंदोलन के दौरान, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान लोक गाथा, लोकगीत, बाल गीत और जो मिथक होते हैं, मिथक मतलब मनगढ़ंत किस्से जिनमें हमारे नायकों के बारे में, हमारे हीरोज़ के बारे में बढ़ चढ़कर बातें की जाती हैं, उनको इकट्ठा करने का काम किया। तो बंगाल में लोक गाथाओं को, गीतों को इकट्ठा करने का काम किसने किया? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब हम बंगाल में तो देख रहे हैं कि टैगोर साहब ने किया, लेकिन मद्रास में यही काम नटेशा शास्त्री ने किया। नटेशा शास्त्री ने क्या किया? द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया, मतलब दक्षिण भारत की लोक गाथाएं, इस नाम से उन्होंने तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन किया और उस संकलन को 4 भागों में, 4 खंडों में उन्होंने पब्लिश कराया। उनका ये मानना था कि जो लोक कथाएं होती हैं वे दरअसल राष्ट्रीय साहित्य होती हैं, क्योंकि इसके अंदर लोगों के असली विचार होते हैं और वह विश्वसनीय अभिव्यक्ति होती है। कि गांव के आदमी जो कथाएं बनाते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे उनमें ऐसे लोग थे, जैसे हमारे नरसिंहपुर ज़िले में हैं, हम बात करते हैं शहीद मनसाराम। शहीद मनसाराम के बारे में आप गूगल करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया था देश की आज़ादी के लिए। मंडला ज़िले में उदयचंद के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा साहित्य उनके लिए नहीं मिलता, लेकिन कम उम्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और लोक गाथाओं में जब हम जाते हैं तब हमको टंट्या भील, बिरसा मुंडा, इनकी कहानियाँ निकल कर आती हैं और इनको पढ़कर, इनको सुनकर लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति चेतना का भाव जागृत होता है। तो ये काम हुआ लोक गाथाओं से। इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रवाद को प्रभावित करने वाला अगला तत्व जो है वह है प्रतीक। प्रतीक यानी हमारे देश का सिंबल क्या है, साइन क्या है। तो ये आपको दिख रहा है एक झंडा। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा तो राष्ट्रवादी लोगों के मन में ये बात आई कि अब हमको लोगों के अंदर एकजुटता का भाव पैदा करना है। और ये भाव कैसे पैदा होगा? ये भाव पैदा होगा चिन्हों से, प्रतीकों से और उनके प्रति जागरूक होने से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में ध्वज का बहुत ज़्यादा महत्व है। जब भारत में हम बात करते हैं ध्वजों के महत्व की, तो अक्सर हम देखते हैं कि पूजा पाठ इत्यादि के दौरान हम लोग बहुसंख्यक तादाद में ध्वज जो है वह अर्पित करते हैं। तो भारत माता की वंदना करने के लिए, भारत माता की स्तुति करने के लिए एक उनका भी प्रतीक बनाया गया ध्वज के रूप में। बंगाल के स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा बनाया गया, लेकिन उस तिरंगे झंडे में रंग कौन कौन से थे? हरा, पीला और लाल। और इसके अलावा जो हरा रंग था सबसे ऊपर, उसमें 8 कमल के फूल अंकित किए गए। ये 8 कमल के फूल तत्कालीन ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे, जो इस तरह से आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं।
और नीचे जो सूरज और चांद दिखाया गया था उसमें सूरज जो है हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता था और चांद मुस्लिम्स का प्रतिनिधित्व करता था। तो इस तरह से भारत माता के प्रतीक के रूप में, भारत माता के ध्वज को प्रणाम करने के लिए, भारत माता का जो प्रतीक था उसके लिए एक ध्वज बनाया गया, बीच में वंदे मातरम लिखा गया और इसको राष्ट्रवादी भावना का प्रतिनिधि बतौर प्रस्तुत किया गया, इसका प्रस्तुतिकरण किया गया। इसके बाद इस तिरंगे झंडे में धीरे धीरे करके परिवर्तन आना शुरू हुए। परिवर्तन के इस दौर में हम देखते हैं कि 1921 में महात्मा गांधी ने भी एक स्वराज झंडा तैयार किया। अब उन्होंने क्या किया, पीले रंग को हटा करके सफ़ेद रंग किया और उसको सबसे ऊपर रखा, फिर हरा और फिर लाल रंग लिया और इस गांधीवादी जो प्रतीक था, झंडा था, उसमें उन्होंने चरखे को जगह दी मध्य में। जहां वंदे मातरम होता था अब वहां आगे चरखा। चरखा क्यों लाया गया भैया? चरखा जो था वह स्वावलंबन का प्रतीक था। आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने जो तिरंगा झंडा बनाया था उसमें चरखा किस चीज़ का प्रतीक है? तो आप लोग बेझिझक कहिए चरखा स्वावलंबन का प्रतीक था। और आगे चल के सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के दौरान या विभिन्न आंदोलनों में यह जो झंडा था यह आंदोलनकारियों का प्रमुख प्रतीक के रूप में उनके हाथों में रहने लगा था। तो इस तरह से प्रतीकों के माध्यम से भी देश में भावनाएं राष्ट्रवादी जागृत करने का कार्य किया गया। अब बात आती है राष्ट्रवाद के अगले चरण की, अगले प्रतीक की, कि राष्ट्रवाद के अगले प्रतीक के रूप में हम देखते हैं इतिहास का संकलन। हुआ क्या था कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेज लोगों का ये कहना था कि भारतीयों का तो अपना कोई इतिहास है नहीं है, क्योंकि भारतीय अनेक राजाओं और रजवाड़ों में, रियासतों में बटा हुआ था, इनका क्या इतिहास हो सकता है, इन असभ्य लोगों को तो हम सभ्य बनाने आए हैं। तब यहाँ के जो शिक्षित और पढ़े लिखे लोग थे, जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति को देखा था, जिन्होंने जर्मनी का एकीकरण समझा था, जिन्होंने इटली के एकीकरण को देखा था, यूरोप में राष्ट्रवाद को समझा था, उन लोगों के दिमाग में आया कि हमारे देश का इतिहास तो है। सिंधु घाटी की सभ्यता की बात हो या वैदिक काल हो या मौर्य युग हो, गुप्त काल हो, गुप्त काल तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है। आखिर अंग्रेज इसको कैसे नकार सकते हैं? तब लोगों के अंदर ये भाव आया कि हम इतिहास का संकलन करें, लोगों को बताएं कि किस तरह से भारत में एक साधारण सा बालक आगे चल के चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बनता है। चलिए देखते हैं इतिहास ने भारतीय राष्ट्रवादी चेतना जागृत करने में क्या भूमिका निभाई। अंग्रेजों की नज़र में तो भारतीय जो थे वो पिछड़े हुए लोग थे, वो सपेरे और नटों का देश मानते थे भारत को, और ये कहते थे कि ये लोग अपना शासन खुद संभाल ही नहीं सकते, इसलिए हम इन असभ्य लोगों को सभ्य बनाने के लिए आए हुए हैं। तो इसके जवाब में पढ़े लिखे जो भारतीय थे उन्होंने अपनी महान उपलब्धियों की खोज शुरू की और इसके लिए उन्होंने अतीत के पन्ने पलटाना शुरू कर दिए और उन्होंने उस गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना पढ़ना शुरू कर दिया जब कला, वास्तुशिल्प, विज्ञान, गणित, धर्म, गतिविधि, कानून और दर्शन इत्यादि के बारे में बताया जा रहा था। आगे हम इसी किताब में देखेंगे कि किस तरह से भारत जो है 18वीं शताब्दी तक विश्व की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी और धीरे धीरे करके जब ये गोरे अंग्रेज आए तो इस अर्थव्यवस्था को कंगाल करके चले गए। तो ये जो इतिहास का संकलन करने वाले लोग थे, इनका ये कहना था कि हमारा एक महान युग था और उस महान युग के बाद ये पतन का काल आया और इस पतन के काल में भारत को गुलाम बना लिया गया। इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत के बारे में, भारत की महान उपलब्धियों के बारे में गर्व करने का अवसर उपलब्ध कराने की बात कही गई। ब्रिटिश शासन के तहत हमारे जो किलों को विध्वंस कर दिया गया, किलों में जो कीमती चीज़ें थी उनको लूटा गया, तो ब्रिटिश शासन के तहत जो दुर्दशा हुई थी उससे मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान इस इतिहास को पढ़ाते हुए किया जाता था कि देखिए हमारे पृथ्वीराज चौहान ने किस वीरता का परिचय दिया था, देखिए हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह से अपने आप को देश में स्थापित किया था और एक न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था की स्थापना की थी। तो इस तरह से इन तमाम चीज़ों के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से भारतीय लोगों ने देश में राष्ट्रवादी चेतना को जागृत करने का कार्य किया, लोगों को एकजुट करने की कोशिशें की। हाँ, इसमें एक समस्या भी आई। उस समस्या क्या थी
कि ये जो भारत का राष्ट्रवादी अतीत था, जिसका गौरवगान किया जा रहा था, वो सारा का सारा हिंदुओं का अतीत था। जब हम सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करते हैं तो उसमें भी हिंदू कल्चर की बात आती है कि किस तरह से शिव, बैल, गाय इत्यादि की पूजा की जा रही है। जब हम आगे वैदिक युग में जाते हैं तो उसमें भी पूरी तरह से हिंदुओं के बारे में, देवी देवताओं के बारे में बताया गया था। मतलब जितनी भी छवियों का सहारा लिया जा रहा था, भारत माता जो प्रतीक बनाई गई थी, ये भी हमने दुर्गा देवी, जो हिंदुओं की महान देवी हैं, उस प्रतीक में प्रस्तुत किया गया। तो जब ये चीज़ें प्रस्तुत की गई तो इससे अन्य समुदाय के लोग अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगे। उनको ये लगने लगा कि अरे ये भारत का इतिहास तो हिंदुओं का इतिहास है। और फिर जब अन्य समुदाय अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगे तो इस तरह से समुदायों के बीच में खिंचाव होने लगा। और यह खिंचाव हमको अंतिम रूप से दिखाई देता है 15 अगस्त 1947 की पूर्व, जब पाकिस्तान राष्ट्र का पृथक से गठन किया जाता है। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि जब सामूहिक अपनेपन की बात आई तो यहाँ पर यह दिखाया गया कि जो इतिहास से जो चीज़ें लेके आई जा रही हैं, जो लोक कथाएँ, जो लोक गाथाएँ, सारी चीज़ें लेके आई जा रही हैं, ये हिंदू अतीत की बात हो रही है। यहाँ पर इस्लामिक अतीत या क्रिश्चियनिटी की तो बात ही नहीं हो रही, और स्वाभाविक हो भी नहीं सकती थी। इस वजह से हुआ ये कि जो अन्य समुदाय थे वो थोड़ा अलग थलग होने लगे और उन्होंने इन चीज़ों में अपना इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन फिर भी औपनिवेशिक काल में एक सामूहिक साझा संघर्ष की बात करने के लिए कांग्रेस कटिबद्ध थी। कांग्रेस के प्लेटफॉर्म के अंदर भी हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग विचारधाराओं के लोग शामिल थे। कांग्रेस का पहला लक्ष्य ये था कि किसी भी तरह से हम अंग्रेजों के खिलाफ देश की विभिन्न विचारधाराओं को एक मंच पर ले आएं, और उन्होंने काफ़ी हद तक इसमें सफलता भी हासिल की। और जब एक मंच पर आ गए और अंग्रेजों के खिलाफ सामूहिक संघर्ष रचा, तो वो जितने समूह एक मंच पर आए थे, सब के सब स्वराज की अपनी अपनी अवधारणा के साथ आए थे। कोई ये चाहता था कि जब अंग्रेज चले जाएंगे तो जंगल हमारे हो जाएंगे, व्यापारी ये चाहते थे कि व्यापार पर हमारा कब्जा हो जाएगा, मजदूरों को लगता था कि हमारी वेतन अच्छी हो जाएगी, और व्यापारियों उद्योगपतियों को लगता था कि हमको फोकट के मजदूर मिलने लगेंगे, नेताओं को लगता था कि हमारा देश हो जाएगा, हम वोट लेके इसके प्रधान बन जाएंगे। ऐसे जितने लोग थे सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं थीं, सबकी अपनी अपनी अपेक्षाएं थीं, और कांग्रेस ने इन सभी आकांक्षाओं अपेक्षाओं को समेट करके अंग्रेजों के खिलाफ उस आक्रोश को मोड़ रखा था। देश की आज़ादी के बाद जब ये आक्रोश और अपेक्षाएं अलग अलग दिशा में गईं, किसी की अपेक्षाएं पूरी हुई, किसी की नहीं हुई, तो उसका भी हम परिणाम देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 के पहले देश दंगों की आग में झोंक दिया गया। ये तमाम चीज़ें हुई। लेकिन यदि हम बात सामूहिकता में करें, संक्षेप में करें, तो भले विचारधाराएं अलग अलग थीं, लेकिन ये सारी की सारी विचारधाराएं अपनी अपनी आकांक्षाओं के साथ इस उपनिवेशवादी शासन से मुक्ति के लिए लड़ रही थीं। और क्रिप्स मिशन की जब फेल्यूर हुआ, क्रिप्स मिशन जब असफल हुआ, गांधी जी ने बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान कर दिया 9 अगस्त 1942 को, और देश में करो या मरो का नारा देकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम लड़ाई छिड़ दी। अंग्रेज अब मजबूर हो गए थे और धीरे धीरे करके अंतिम परिणति तक भारत पहुंच गया। 3 जून 1948 को माउंटबेटन योजना के तहत देश को आज़ादी देना थी, लेकिन दबाव इतना बढ़ा कि समय से पहले 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ाद करना पड़ा। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि भारत में राष्ट्रवाद का किस तरह से प्रसार हुआ, प्रचार हुआ, और अंत में भारत माता को गोरे अंग्रेजों से मुक्ति मिली। आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूं कि भारत में राष्ट्रवाद वाले चैप्टर को आप लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया होगा और समझ लिया होगा। अब मैं आपको बता दूं कि इतिहास के अन्य चैप्टर आपको दूं, उसके पहले ब्लूप्रिंट के आधार पर इतिहास विषय के कंटेंट और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर अगले ही वीडियो में जस्ट आपके लिए मैं लाकर देने वाला हूं। तो चलिए ठीक है, तब तक आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर, और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।